हॅलो, हा बोल निखिल. ना. बोल बोल. म्हणलं ज्योती रितिक्षाला पण जॉईन होऊ दे. थांब, मेसेज केला त्यांना. ओके ओके ओके. पीपीटी दिसते? पीपीटी विजिबल आहे? Yes, yes. ओके ओके. हो, दिसते. काही रिस्पॉन्स वंदना? चालू कर, जाऊ दे आता, बस झालं. ओके चल. ठीक आहे. सो डिअर माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेमिस्टर 3, our last writing 2 papers, and I request to all of you, आपल्याला ही लढाई शेवटपर्यंत जिंकायची आहे. 2 सिर्फ पेपर है अपने लिए, और इसमें एक बैंकिंग है और एक इंश्योरेंस है. वैसे तो बैंकिंग और इंश्योरेंस अपने फ्रेंडली सब्जेक्ट्स है, लेकिन अगर किसी को मानते हैं तो वहाँ पे उसका डिटेल एनालिसिस भी करना जरूरी है. तो इन सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस करते हैं. देखो, अभी वापस से टाइम टेबल तो रिलीज हो चुका है, अपने पास लास्ट लास्ट तक का समय है. और यहाँ पे मैंने 2023 ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए हुए. मेरे ख्याल से कोई जॉइंट हो रहा है, जस्ट वेट. उतने ही लोग हैं, बस पीपीटी पे आता हूँ. ओके. सो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं जिनके आंसर्स आज इजीली मेरे को फाइंड आउट हुए, और कुछ वहाँ पे क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स मेरे को फाइंड आउट नहीं हुए. मतलब मेरे को हुए, लेकिन वहाँ पे और मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं कल लाइब्रेरी में जाने वाला हूँ, वहाँ से इमेजेस क्लिक करने वाला हूँ. ओके. तो आज जितने मैंने प्रिपेयर किए हुए 4 to 5 और 5 आंसर्स मैंने किए हुए, तो वो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं. ओके. सो वंस अगेन वेलकम. So first question is a role of Reserve Bank of India. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल क्या है. लेकिन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल लिखते वक्त अपने पैटर्न के हिसाब से 25 मार्क के लिए ये क्वेश्चन अपने को पूछा जाएगा. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट मीनिंग. बराबर, यहाँ पे अपने को मीनिंग लिखना पड़ेगा. तो मीनिंग में अपने को क्या लिखने का है, तो मीनिंग में अपने को लिखने का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कौन है. तो ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कौन सी बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है. बराबर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास करके हुआ है. बराबर, उसके लिए खास कानून पास किया गया पार्लियामेंट में. उसके बाद हम लोगों को लिखने का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज की, बराबर है, गवर्नमेंट ने. उसके बाद अपने को उसके एक लाइन लिखने का है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये फादर एंड मदर ऑफ ऑल बैंकिंग सेक्टर. लेकिन एलएलएम के स्टूडेंट्स ऐसा नहीं लिख सकते, ये बीकॉम वाले लिख सकते हैं, 12th स्टैंडर्ड वाले लिख सकते हैं. सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ बैंकिंग सेक्टर. ओके, गवर्निंग बॉडी ऑफ बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग को लाइसेंस देना, कोऑपरेटिव बैंक रहेंगी, कमर्शियल बैंक्स रहेगा, इनके ऊपर क्रेडिट का नियंत्रण रखने का काम कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना मीनिंग हुआ. ये जो मैंने सारे मीनिंग में पॉइंट बोले उससे अपना एक पेज भरना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, मैं कभी स्टूडेंट बोलूंगा कभी फ्रेंड्स बोलूंगा, प्लीज उतना मेरे लिए एडजस्ट करना. तो यहाँ पे अपने को क्या करने का है, यहाँ पे अपने को उतना लिखना पड़ेगा. ये जो मैंने अभी तक इंफॉर्मेशन बोला, इससे अपने को पहला पेज पूरा भरना चाहिए. मीनिंग एक पेज का होना चाहिए 25 मार्क्स के लिए. ओके. अभी मीनिंग के बाद हम लोग आते हैं
डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअली रोल क्या रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो अभी 25 मार्क्स का जब क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है तभी अपने को एटलीस्ट 15 पॉइंट लिखना जरूरी है। वहां पे कितने पॉइंट्स? 15 पॉइंट्स। तो 15 पॉइंट्स अपने को नहीं मिल सकते, तो मैंने क्या किया हुआ है, 2-3 स्लाइड से यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, बराबर है। तो यहाँ पे पहला देखते हैं डियर स्टूडेंट, नोट इशूइंग एजेंसी। सबसे पहला एक कंट्री में अगर नोट इशू करने का है, करेंसी नोट इशू करने का है, तो वो कौन करती है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं ये पॉइंट के अंदर? तो ये पॉइंट के अंदर हम लोग, जस्ट वेट, ये पॉइंट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये पॉइंट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि नोट इशूइंग का जो काम रहता है, आई रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट कीजिए, ज्योति म्यूट कीजिए। तो ये जो ओके, ओके। नोट नोट इशूइंग का जो काम रहता है ये कौन करती है? ये आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई। लेकिन यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी उल्लेख करना जरूरी है। यू हैव टू मेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल भी। मतलब भारत सरकार ने ये काम किसको दिया हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया हुआ है। भारत सरकार ने ये अथॉरिटी किसको दी है? सेंट्रल बैंक, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पूरे कंट्री में नोट इशू करने का, करेंसी इशू करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर रहता है उसका सिग्नेचर रहता है नोट के ऊपर। ये भी अपने को मेंशन करने का है, बिकॉज डियर स्टूडेंट्स अपने को आंसर बढ़ाना है, छोटा नहीं करने का है। एक पॉइंट जितना बढ़ेगा उतना अपने लिए कम है, हाँ? कम है, मैं तो सीधा बोलता हूँ डायरेक्टली कम है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे बैंकर्स बैंक। सेकंड पॉइंट कौन सा है? बैंकर्स बैंक। तो डियर स्टूडेंट्स, बैंकर्स बैंक में अगर हम लोग देखते हैं तो बैंकर्स बैंक मतलब क्या? तो बैंक की बैंक, बराबर है, बैंक की बैंक। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट को कैसे अभी एक्सप्लेन करेंगे? तो कमर्शियल बैंक रहेगी, कोऑपरेटिव बैंक रहेगी, इसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स नियंत्रण किसका रहता है? रेगुलेशन किसका रहता है? तो आरबीआई का रहता है। किसका रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। कमर्शियल बैंक को नया ब्रांच ओपन करने का है, कमर्शियल बैंक को नया कुछ बिजनेस चालू करने का है, कमर्शियल बैंक को नया इंश्योरेंस का सेक्टर से टाई अप करने का है, तो भी आरबीआई का परमिशन लेना जरूरी है, बराबर है। आरबीआई को उनको सारे अकाउंट सबमिट करने पड़ते हैं, ऑडिट सबमिट करना पड़ता है, एक रिपोर्ट आता है, बराबर है, वो भी आरबीआई को देना पड़ता है कि आपका क्रेडिट कितना मार्केट में चल रहा है, बराबर। नहीं तो आरबीआई क्या लेती है? नहीं तो आरबीआई उनके ऊपर एक्शन लेती है, बराबर। उसके बाद है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। मार्केट में क्रेडिट कितना रहेगा, मार्केट में क्रेडिट कितना रहेगा, लोन का परसेंटेज क्या रहना चाहिए, मार्केट में क्रेडिट का फ्लो कैसा रहना चाहिए, ये सारा काम कौन देखता है? ये सारा काम आरबीआई देखता है। और यहाँ पे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी रहती है ना, कौन सी पॉलिसी डियर स्टूडेंट्स? मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी सबसे महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे क्या करती है? प्ले करती है। तो ये जो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। और उसके बाद क्रेडिट के बारे में लिखने का, ये आगे एक क्वेश्चन है, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो बैंक रेट पॉलिसी करके अपने को शॉर्ट नोट पूछा हुआ है। आगे है डियर स्टूडेंट्स, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट का कारोबार बड़ा है, अभी गवर्नमेंट का ये कारोबार संभलने का काम कौन करती है? आरबीआई करती है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े अकाउंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े बड़े अकाउंट्स कौन मैनेज करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करती है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गोल्ड सिस्टम रहता है, मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट को जब भी पैसे की जरूरत रहती है, आरबीआई पैसा नहीं देती है। आरबीआई गवर्नमेंट के पास से कुछ गोल्ड लेती है, कुछ प्रॉपर्टीज गिरवी रखती है, तभी सरकार को पैसा देती है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो पूरा क्रेडिट फ्लो खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट फ्लो खराब हो जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा और अपने इकोनॉमी क्या हो जाएगी? डंप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डंप। ओके, तो बैंकर टू दी गवर्नमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि गवर्नमेंट का सारा हिसाब किताब कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है। उसके बाद है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब क्या? जब भी कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत है, तभी उनको कौन लोन देती है? तो उनको लोन देती है डियर स्टूडेंट्स आरबीआई देती है। कौन देती है? आरबीआई, बराबर। तो इसीलिए आरबीआई को क्या बोला गया है? इसीलिए आरबीआई को बोला गया है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, बराबर है। ये भी बैंक रेट आएगा, तभी आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आगे है मैनेजेस एक्सचेंज रेट करेंसी। अभी हम लोगों ने लास्ट सेमिस्टर में देखा, फॉरेन एक्सचेंज, फेमा, फेरा, बराबर है, ये दो एक्ट थे, उसके ऊपर किसका नियंत्रण है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका फॉरेन एक्सचेंज का देखती है, बराबर है। करेंसी फॉरेन एक्सचेंज का कितना रहना चाहिए, कोटा कितना रिजर्व रहना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज का कंट्री में फ्लो कितना रहना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज को कितना अलाउड करने का, फॉरेन एक्सचेंज को कितना अलाउड नहीं करने का, ये सारे निर्णय कौन लेती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेती है। उसके आगे डियर स्टूडेंट्स मैनेजेस प्राइस स्टेबिलिटी।
मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या रहेगा, ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगेन यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को घुसाने का अपने को, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी रहती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली प्राइस स्टेबिलिटी क्या करती है, मैनेज करती है। क्या करती है, मैनेज। तो ये सारे हुए आरबीआई के फंक्शंस। क्या हुए, फंक्शंस, रोल, ये अल्टरनेट नाम है। उसके बाद है रोल ऑफ आरबीआई। ये अगेन एक पॉलिसी है। इसमें अभी हम लोग देखते हैं अपने को कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है क्या। तो एक्स्ट्रा पॉइंट अपने को मिला सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम मतलब क्या, तो सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम मतलब देखो अपने यहाँ पे बच्चों दो मार्केट रहते हैं, बराबर है, दो, एक ऑर्गेनाइज रहता है और एक अनऑर्गेनाइज रहता है। ऑर्गेनाइज मतलब क्या, ऑर्गेनाइज मतलब जो मार्केट सरकार के डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज के अंडर आता है उसको ऑर्गेनाइज बोलते हैं। और अनऑर्गेनाइज मतलब क्या, अनऑर्गेनाइज मतलब जो किसी के भी अंडर आता नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि शेयर मार्केट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंडर आता है। स्टॉक एक्सचेंज किसके अंडर आता है, सेबी के अंडर आता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी अनऑर्गेनाइज की अगर मैं बात करूं तो क्या है, तो मनी लेंडर है, उसके बाद है अपना निधि, वो गांव गांव में वो पैसा निकालते हैं, बराबर है, पूरा अनऑथोराइज रहता है, मतलब उसके ऊपर किसी का वचक नहीं रहता है, बराबर। एक बार आप सेबी के अंडर जाओगे तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं, लेकिन अनऑर्गेनाइज में जाओगे, साहूकार के पास जाओगे, मनी लेंडर के पास जाओगे, तो वो आपको लोन बढ़ा के ही बोलेगा, वो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ा के बोलेगा। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन खत्म होता है, रोल अदरवाइज फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बराबर। देखो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए। एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट जाता हूँ। प्लीज मैं वापस मैसेज में नहीं आ सकता हूँ, तो आप वहां से बोलिए कोई तो, नो डाउट, प्लीज गो फॉरवर्ड। गो फॉरवर्ड। ओके ओके, अभी आगे आ। मतलब यस, निखिल, हाँ यस यस। हिस्ट्री भी इधर लिखना पड़ेगा ना आरबीआई का। हाँ मैंने बोला ना डॉक्टर, ये तो मीनिंग से पहले अगर हम लोग हिस्ट्री लिखेंगे वो आपके टाइम के ऊपर है कि 25 मार्क के क्वेश्चन के लिए अपने पास टाइम 45 मिनट्स रहता है हिसाब से, बराबर है, तो उसमें जितना कवर कर सको उतना कम ही है। और लास्ट में, अभी मैं बोलने वाला हूँ, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, कंक्लूड। लेकिन कंक्लूजन के टाइम पे क्या करने का पता है क्या फ्रेंड्स, कंक्लूजन के टाइम पे ना एक पॉइंट लाने का लास्ट पेज में, मतलब लास्ट इन द सेंस जहां पे अपना क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है, वो पॉइंट के सिर्फ 4-5 लाइन ऊपर लाके खत्म करने का, और बाकी का पूरा पेज है ना वो कंक्लूजन में डाल देने का। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम लोग कि आज का सिनेरियो क्या है, आरबीआई फाइन कैसे बिठाती है, आरबीआई ने क्या क्या मेजर्स लिए हुए हैं, और उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर की प्रोग्रेस कैसी हुई है, बराबर है, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर की प्रोग्रेस कैसी हुई है, इसके बारे में हम लोग कंक्लूजन में लिख सकते हैं। कंक्लूजन में हमेशा ना आपको समझ में क्या आया क्वेश्चन में से और करंट सिनेरियो, इसका जोड़ी लगाने का, तो थोड़ा सा क्या होता है, एग्जामिनर को भी पता चलता है कि नहीं ये लड़का जो है, ये स्टूडेंट जो है वो क्या है, अपडेटेड है, मार्केट से अपडेटेड है। ओके, और कुछ डॉक्टर, आगे जाओ। मैं चले आगे जा सकते हैं। मैं ऐसे ही बताने का एक पॉइंट, पीपल डजंट नो अबाउट करेंसी। यस, सारे करेंसी पे तो गवर्नर का सिग्नेचर होता है, हाँ, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, उस पे गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, कॉइन्स का इसीलिए, दैट कॉइन्स का इसीलिए मैंने बोला ही नहीं, बराबर है। कॉइन इवन 1 रुपी नोट वो उस पे भी नहीं रहता था। यस 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 अभी यस, अभी नहीं है, या वन हाँ रुपी अभी नोट भी अभी नहीं वो रहता है, 1 रुपीज उस का पे नोट भी फाइनेंस नहीं है, मिनिस्टर। और 5 रुपए की हाँ, नोट भी अभी नहीं है। बंडल्स आते नहीं है, वो भी आरबीआई ने वापस लेना Yes, चालू किया हुआ है। हाँ, हाँ, ओके, उस पे फाइनेंस मिनिस्टर का सिग्नेचर होता था पहले। यस यस, राइट राइट राइट। एक्चुअली यहाँ पे डॉक्टर ने सब्जेक्ट निकाला, ये थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, अभी वो पॉइंट निकला है। पहले कैसे था, पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे डुअल कंट्रोल सिस्टम था। कौन सा कंट्रोल सिस्टम था, डुअल कंट्रोल सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वहां पे बैंकिंग के ऊपर राज करती थी, और यहाँ पे आरबीआई भी राज करती थी। लेकिन जब भी एक कमिटी बिठाई गई, बराबर है, आई थिंक रंगराजन या मल्होत्रा कमिटी, बराबर, ये दोनों आरबीआई के गवर्नर थे, इनके चेयरपर्सनशिप में सरकार ने कमिटी बिठाई, और सरकार ने बोला कि सरकार को रिपोर्ट दे दो कि आरबीआई, गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर ये एक्चुअली क्या है, ये मामला क्या है। तो इस कमिटी ने रिपोर्ट दिया कि बैंकिंग का पूरा कंट्रोल आरबीआई को दिया जाए, फाइनेंस मिनिस्ट्री उससे बाहर निकल जाए, और तब से ये गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट जो था वो इंप्लीमेंट किया, और पूरा कंट्रोल किसके पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया है। इज इट क्लियर? बट एक और क्वेश्चन था कि आरबीआई एक्ट हैव कम इन 1934 हाँ, एंड आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1935। ओके, तो यस, बिफोर इंडिपेंडेंस हो गया था वो। हाँ हाँ, तो दैट वाज बाय द ब्रिटिशर्स ना।
RBI was established by the Britishers, हाँ, यस यस यस। ऐसा। लेकिन तो वो मेरे को ना डिटेल में ऐसे इसका मैं पढ़ा थी, लेकिन उसका डिटेल में समझ में नहीं आया उसका। हाँ, लेकिन कैसा कि था, बाबा लेकिन डॉक्टर यहाँ पे नेशनलाइज भी की ना, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है, चाहिए तो मैं आप ग्रुप पे डालता हूँ बाद में। नेशनलाइज कब की, यस यस आरबीआई को यस, नेशनलाइज कैसे किया, उसका भी प्रोसेस है मेरे पास। हाँ वही वही चलेगा। आगे एक शॉर्ट नोट है, इंटरनेट बैंकिंग। अभी देखो उन्होंने सिर्फ क्या बोला है पता है क्या, इंटरनेट बैंकिंग। अभी देखो जब भी ऐसा कोई शॉर्ट नोट आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे वाइज जाते हैं, बराबर, आप क्या मैं क्या सभी लोग ऐसे वाइज हम लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन एक ये बात ध्यान में रखो, ऐसे कब लिखने का पता है क्या माय फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे टाइम पे लिखने का जब भी अपने अपने को ना कोई आता नहीं हो आंसर, हम लोग खुद कंफ्यूज है और अपने को पेजेस भरने का है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बोलता हूँ, जब भी कोई अपने को आंसर प्रॉपर आता है तो पॉइंट वाइज इज ऑलवेज गुड। एज ए एग्जामिनर मैं आपको बोलूंगा, जब भी हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं ना आंसर, तो वो आंसर हमेशा एग्जामिनर के माइंड में फिट होता है और एक अलग प्रेजेंटेशन दिखता है। तो आइए, मैंने इसका क्या किया हुआ है, मैंने अभी उन्होंने पूछा नहीं सामने से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, इंटरनेट बैंकिंग, हाफ पेजेस इंटरनेट बैंकिंग क्या रहता है और उसके बाद एडवांटेजेस और उसके बाद डिसएडवांटेजेस बताता हूँ क्या है, उसके बाद कंक्लूजन के पे आता हूँ। पहले इंटरनेट बैंकिंग। सो इंटरनेट बैंकिंग अलाउज सर्टेन बैंकिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ बाय गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल। कुछ नहीं, ये आप लोग अपना ओन भी लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ओके इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन पोर्टल और द विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, the customer or the account holder can access all the banking facilities 24/7। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग में अपने को क्या क्या मिलता है वो सारा भी मीनिंग में ऐड करने का। सो इंटरनेट बैंकिंग में हम लोग जब भी एक्सेस करते हैं तभी हम लोग बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, हम लोग वहां पे बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, हम लोग वहां से आरटीजीएस कर सकते हैं, हम लोग वहां से एक आईएमपीएस रहता है जिसका फुल फॉर्म बताता हूँ, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सेटलमेंट, बराबर है, वो आईएमपीएस भी मार सकते हैं। बराबर है, जो जो इंटरनेट बैंकिंग से अपने को फैसिलिटीज मिलती है, आजकल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वगैरह इंटरनेट बैंकिंग से एफडी भी करवाती है, इंटरनेट बैंकिंग से म्यूचुअल फंड को भी उन्होंने लिंक किया हुआ है। सो वो सारी फैसिलिटीज अपने को 24/7 मिलती है। तो उसका क्या है, बराबर है, तो आगे लिखने का, इट इट विल सेव द टाइम, बराबर है, वो अपना टाइम बचाती है, बराबर है। इंटरनेट बैंकिंग सेवा, इंटरनेट बैंकिंग सेवा अगर आपके पास है तो आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, ब्रांच की आपके घर पे है, आपके लैपटॉप में आपके मोबाइल में आपका पूरा ब्रांच है, मतलब आप वहां पे क्या कर सकते हो, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के बराबर क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो मीनिंग जितना आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम पे लिखो तो उतना अच्छा है। अभी कुछ बैंकों ने सबके कस्टमर के लिए कंपलसरी किया हुआ है, कंपलसरी मतलब मैंडेटरी नहीं, लेकिन सबको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देके रखे हुए, आप यूज करो, बराबर, आपको एक्सेस आएगा। हमारा स्टाफ है जो आपको क्या देगा उसके बारे में ट्रेनिंग भी देने के लिए रेडी है। अभी एडवांटेजेस क्या है, कन्वीनियंस टू कस्टमर। तो इस पॉइंट के ऊपर हम लोग चार लाइंस लिख सकते हैं, कैसे कन्वीनियंस टू कस्टमर, तो कंपेयर करने का, एज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बैंकिंग, कस्टमर क्या करता है, विजिट करता है, कस्टमर विजिट करके वहां पे लाइन में खड़ा रहता है, वो पैसे भरता है। तो इससे अच्छा अगर फंड ट्रांसफर करने का है तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। चेकबुक का फॉर्म भरने का है, रिक्वेस्ट डालने के एटीएम कार्ड के लिए, सब फैसिलिटीज हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। आगे है ऑफर्स सर्विस एनी टाइम, बराबर है, मतलब यहाँ पे मैंने जो बोला ना आपको 24/7 उसके बारे में लिखने का है। The internet banking facility is available for customer 24/7. Customer can access this facility, okay, anytime, anywhere, whatever he want, otherwise as per his needs and requirements. Next, reduce bank workload. इससे क्या होता है, बैंक का वर्कलोड रिड्यूस होता है, बैंक का स्टाफ उनको कम लेना पड़ता है, बैंक के ऊपर जो बर्डन रहता है काम का, उनको ऑडिट के लिए अच्छा टाइम मिल सकता है। आगे है सेव्स टाइम, इट सेव, अभी ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट में दिमाग चलाने का, ये दोनों का लिखने का, बैंक का भी टाइम सेव होता है और कस्टमर का भी टाइम सेव होता है। और उससे क्या होता है, उससे बैंक में एफिशिएंसी बढ़ती है और कस्टमर को क्या मिलती है, कस्टमर को फास्टेस्ट सर्विसेज मिलती है, क्या मिलती है, ट्रांसपेरेंट, क्विक एंड फास्टेस्ट सर्विसेज कस्टमर को मिलती है। उसके बाद है रिड्यूसेस स्टेशनरी यूज। अभी देखो, अगर अपने को स्पॉन्टेनियस है, हम अगर उस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं हुए तो इसमें हम लोग क्या डाल सकते हैं, उसमें हम लोग डाल सकते हैं ग्रीन पॉलिसी, क्या डाल सकते हैं, ग्रीन पॉलिसी। Nowadays many organizations following green policy. So as per green policy of the government, it reduces the stationery and other okay cost of the bank, and it will helps to green policy
वो ग्रीन पॉलिसी में क्या होता है, हेल्प होता है, इट विल हेल्प्स टू इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन पॉलिसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इससे पर्यावरण को अच्छा रहता है। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बच गई, मतलब क्या है, मतलब वहां पे पेड़ नहीं कटे जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा ग्रीन का भी हम लोग 2-3 लाइन्स ऐड कर सकते हैं। आगे है डिसएडवांटेजेस। सो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो रूरल एरिया के बारे में लिखो, आप लोग रूरल एरिया के बारे में लिखो। रूरल एरिया में क्या नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। नहीं तो अपने यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो, नाउ डेज द स्पीड जितना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए उतना नहीं मिलता है, और उससे ट्रांजैक्शन क्या होता है, उससे ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। डिसएडवांटेज में हमेशा क्या करने का, डिसएडवांटेज में हमेशा नेगेटिव ही बोलने का। आगे है लिमिटेशन ऑफ ट्रांसफर। इंटरनेट बैंकिंग में ट्रांसफर करने के लिए लिमिटेशन है कुछ 20,000 25,000। देखो यहाँ पे भी वापस में बोलता हूँ, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। एसबीआई का लिमिट अलग है, यूनियन का अलग है, बेसिन कैथलिक का अलग है। तो ये ट्रांसफर का लिमिट अलग टू अलग है, आप उसको बढ़ा के भी ले सकते हो, लेकिन वो फॉर्मेलिटी बैंक में करनी पड़ती है। ओके। उसके बाद है लैक ऑफ नॉलेज। देखो सबको नॉलेज नहीं है, कोई अगर 60 प्लस है, कोई सीनियर सिटीजन है, ज्येष्ठ नागरिक है, तो उनको इसका नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो लोग इस सुविधा से वंचित रहते हैं। उनको ये सुविधा प्रदान की नहीं जा सकती, अवेलेबल है लेकिन यूज नहीं कर सकते बिकॉज उनको नॉलेज नहीं है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स। ऑब्वियसली आप लोग क्या करते हो, हमेशा हम लोग हमेशा डियर स्टूडेंट्स पोर्टल पे नहीं जाते, हम लोग गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाके डायरेक्टली क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंटरनेट बैंकिंग। अभी 4 वहां पे पेज आते हैं, तो एक दो पेज हैकर का रहता है, बराबर, एक दो पेज वहां पे क्या रहता है, एक दो पेज हैकर का रहता है। और हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली वहां पे ज्वाइंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, बराबर। अभी डियर स्टूडेंट्स आगे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स, तो वहां पे हम लोग क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। किसको ज्वाइंट हो जाते हैं, हैकर को ज्वाइंट हो जाते हैं। तो ऑलवेज यू हैव टू एंटर http/सेमीकोलन, जो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है वही एड्रेस टाइप करो। कुछ अभी बैंकों ने इनिशिएटिव अच्छा लिया हुआ है, उन्होंने खुद के एप्स भी लाए हुए हैं, बराबर है। तो उस ऐप पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। सो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंटरनेट बैंकिंग। उन्होंने सिर्फ पूछा है इंटरनेट बैंकिंग, लेकिन ऐसे लिखने से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे तो आंसर और बेटर लगेगा, बराबर। पहला पेज अपने को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मीनिंग इंट्रोडक्शन ही लिखना पड़ेगा, बराबर। और उसके बाद हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। अभी एक पॉइंट यहाँ पे मेरे को डिस्कस करने का है, एडवांटेजेस कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5, और डिसएडवांटेजेस 1 2 3 4। अभी 4 है। हम लोग गलती क्या करते हैं पता है क्या, एडवांटेजेस 5 तक लिखते हैं और डिसएडवांटेजेस को हम लोग वापस से एक नंबर देते हैं, वो गलत है, वैसे नहीं करने का। डिसएडवांटेजेस लिखने का और उसको नंबर 6 7 8 9। तो जब ये एग्जामिनर पेपर चेक करता है ना, तभी वो लास्ट पेज तक जाता है, अरे इस स्टूडेंट ने तो 9 पॉइंट्स लिखे हुए, मीनिंग 9 पॉइंट्स। चलो 10 में से इसको अभी देखो अपने को 25 में से पेपर है, बराबर है। तो 12.5 में से अपने को कितना है दे देते हैं इसको, 12.5 में से 7 8 दे देते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला। तो आप पॉइंट का लास्ट का नंबर क्या लिखते हो, इसके ऊपर भी एग्जामिनर का ध्यान ज्यादा रहता है। इज इट क्लियर। तो ये एक शॉर्ट नोट पूछी थी इंटरनेट बैंकिंग। किसी को कुछ डाउट है इसमें या मैं आगे जाऊँ। आगे आगे ओके। नाइस। अभी आगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एटीएम। तो पहला यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा एटीएम क्या है, बराबर है। तो एटीएम इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बराबर है, जो क्या करती है, जो डायरेक्टली आपको कैश, आपने जितना भी वहां पे अमाउंट इंसर्ट किया उतना आपको क्या करती है, कैश प्रोवाइड करती है। और ये एटीएम, ये एक बैंक का सर्वर रहता है, उसके ऊपर ये एटीएम क्या रहता है, लिंक रहता है। एटीएम भी इंटरनेट बैंकिंग जैसा ही है, 24/7। एटीएम में भी आपको क्या मिलता है, एटीएम में भी आपको डियर फ्रेंड्स 24/7 कैश विड्रॉ कर सकते हो, आप लोग मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप वहां से मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो, आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, आप एटीएम कार्ड का पिन चेंज कर सकते हो। वो कार्ड का तो पूरा ही होगा, वहां पे चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटीज आजकल एटीएम में प्रोवाइड की जाती है। तो एटीएम के बारे में आप लोग पहला एक थोड़ा सा आधा पेज तो लिखना ही पड़ेगा अपने को। उसके बाद है एटीएम के एडवांटेजेस। कन्वीनियंस टू कस्टमर्स, सबसे पहला है कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट है, किधर जाने का है, कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। बिकॉज एटीएम है, whenever we want we can withdraw the money and pay to the vendors, हम लोग वेंडर्स को पे कर सकते हैं, बराबर। आगे है ऑफर्स 24/7 सर्विस। द एटीएम सर्विस इज अवेलेबल 24/7। ओके, मतलब यहाँ पे अपने को ऐसा लिखने का है, आफ्टर द बैंकिंग आवर्स ओवर द कस्टमर कैन एक्सेस द बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बराबर। आगे है रिड्यूसेस बैंक वर्कलोड, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया।
एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, जहां पे भी आपको एक्सेस करने का है आप लोग कर सकते हो। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस, चार्जेस फीस। अभी कुछ 3 एटीएम के चार्जेस या 5 एटीएम के चार्जेस, मतलब ट्रांजैक्शन फ्री है, उसके बाद वो चार्जेस लगाना चालू करते हैं। एसबीआई का कुछ अलग ही रहता है हमेशा, बराबर है, तो वहां पे हम लोग चार्जेस फीस लिख सकते हैं। एटीएम के भी एनुअल चार्जेस है। एटीएम सिर्फ वसई विरार में बेसिन कैथलिक कोऑपरेटिव बैंक जो है वो फ्री में प्रोवाइड करती है, बाकी सब बैंक के एटीएम के ईयरली सर्विस चार्जेस है। ओके, आगे है लिमिटेशन ऑफ कैश विड्रॉवल। एटीएम से कैश विड्रॉवल करते वक्त आपको लिमिटेशंस रहते हैं, आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हो। डेली का आपका अकाउंट का कोटा है। वापस मैं बोलता हूँ, एसबीआई का गोल्ड कार्ड अगर आपके पास है वो तो वो कोटा वगैरह अलग रहता है। आगे है नॉन अवेलेबिलिटी इन रिमोट एरियाज। मैं वापस से बोलता हूँ, आप यहाँ से वाड़ा गए, मोखाड़ा गए, जवार गए, तो जैसे वसई विरार में आपको 10-10 मिनट में एटीएम लगेंगे, विरार स्टेशन पे एक है, पेट्रोल पंप पे दूसरा है, वहां पे तीसरा है, जकात नाके पे चौथा है, वैसा नहीं रहेगा, बराबर है। यहाँ पे रिमोट एरियाज में आपको एटीएम लोकेट करने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको, अगर मैं बात करूं तो जस्ट अ मिनट, तो आपको डियर स्टूडेंट्स आगे जाना पड़ता है, बराबर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन अवेलेबिलिटी इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज में उसकी क्या नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये एक अपने लिए ड्रॉबैक हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है। और लास्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स। एटीएम में भी आजकल फ्रॉड बढ़ने लगे हैं। आप जब भी पिन नंबर डालते हो, बराबर है, तभी वहां पे प्रॉपर पिन नंबर डालने का रहता है, क्योंकि आप पिन नंबर डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो रसीद अपने आती है वो रसीद फेंक देते हैं, बराबर। लेकिन वो रसीद जो रहती है वो रसीद वापस उठाने वाले लोग हैं। आपने पिन नंबर क्या डाला, वहां पे स्प्रे अगर मारा तो वो पिन नंबर भी मिलता है उनको, और आगे का प्रोसेस जो करने का है वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, तो वो भी अपने लिए डिसएडवांटेज है। तो ये भी एक कॉमन एक और सिंपल क्वेश्चन था, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एटीएम। एटीएम के ऊपर शॉर्ट नोट है। उसके आगे है डियर स्टूडेंट्स प्रॉमिसरी नोट। लेकिन आपको कुछ डाउट है क्या पहले? नहीं कुछ नहीं। ओके, वेल तो नहीं आगे गोइंग नहीं, वेल। आगे जाते हैं वेल प्रॉमिसरी वेल नोट। डन। प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या? प्रॉमिस कभी सुना है? हम एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं कि नहीं, मैं प्रॉमिस तोड़ूंगा नहीं, मैं ये प्रॉमिस निभाऊंगा, वैसे ही एक प्रॉमिसरी नोट रहती है, कुछ हटके नहीं रहता है ये। तो देखते हैं, अ प्रॉमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। मैं रुकता हूँ, जिधर मेरे को रुकने का है मैं रुकता हूँ। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। राइटिंग मतलब क्या? राइटिंग मतलब ये राइटिंग में ही रहता है हमेशा। एक बात ध्यान में रखो, प्रॉमिसरी नोट कभी भी ओरली नहीं रहेगा। नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट, आपका करेंसी नोट भी नहीं और आपका बैंक नोट भी नहीं। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कौन सी भी कंडीशन वहां पे नहीं रहेगी। साइन बाय द मेकर मतलब जो बनाएगा वो वहां पे साइन करेगा। टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बताता हूँ क्या है वो। मेकर, मेकर तक आपको स्टोरी क्लियर रहेगा। मेकर मतलब जिसने ये नोट बनाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेकर बोलेंगे। अभी उसने बनाया तो उसने क्या लिखा, मैं ये तारीख को, सो एंड सो तारीख को 20,000 रुपीज सो एंड सो आदमी को पेड करने वाला हूं, नीचे मेरा साइन, बराबर। इसीलिए उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसका उसके ऊपर नाम लिखा है वो, बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉमिसरी नोट का उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कहाँ पे रहते हो, डेट, मेकर्स नेम, मेकर वहां पे क्या करेगा अपना, आई निखिल नाइक एग्री एंड प्रॉमिस टू पे डॉक्टर जैन और ऑर्डर द सम ऑफ 20,000 रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट एनुअल रेट 10% पेबल सो एंड सो डेट, और नीचे मेरा सिग्नेचर आएगा। अभी मैंने ये क्या बनाया, मैंने प्रॉमिसरी नोट बनाया, नीचे मेरा सिग्नेचर है, और मैंने उसमें लिखा कि डॉक्टर जैन को मैं 25,000 रुपीज दूंगा और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दूंगा, और इंटरेस्ट और पैसे कब दूंगा तो वो भी डेट वहां पे मेंशन किया हुआ है। सो आपको प्रॉमिसरी नोट समझ में आया? अंडरस्टूड प्रॉमिसरी नोट क्या रहता है? प्रॉमिसरी, प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन, प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन डियर स्टूडेंट। उसके बाद प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट निकालना जरूरी है, नहीं तो पेज नहीं भरना। डियर स्टूडेंट्स,
पेज भरने के लिए अपने को प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट निकालना जरूरी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मेट एक बार देख लो, इजी फॉर्मेट है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आधा पेज अपना डेफिनेशन हो गया, आधा पेज अपना मीनिंग हो गया, और आधा पेज अपना क्या हो गया, प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट थोड़ा बड़ा ही लेने का, मतलब वहां पे पेज कवर हो जाता है। अभी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, उन्होंने सिर्फ प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल्स पूछे थे, लेकिन ये ऊपर का इंफॉर्मेशन भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहला फीचर है, एसेंशियल है, मस्ट बी इन राइटिंग। प्रॉमिसरी नोट हमेशा क्या रहेगा, राइटिंग में रहेगा। तो ये पॉइंट को अपने को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सो इसके अंदर कैसे लिखते हैं, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग ओनली। द ओरल प्रॉमिसरी नोट is no valid, otherwise the oral promissory note have no validity। वो अपने हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। मस्ट बी अनकंडीशनल, वापस यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, कंडीशन नहीं रहेगा। ये अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, मैं वापस बोलता हूँ, उन्होंने डेफिनेशन में भी बोला हुआ है अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, यहाँ पे कोई भी कंडीशन रहेगा नहीं। मस्ट एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, वहां पे लिखना है कि मैं प्रॉमिस टू पे, देखो आप लोग फॉर्मेट भी देखो, एग्रीड एंड प्रॉमिस टू पे, वहां पे लिखा हुआ है कि मेकर आई निखिल नाइक एग्री एंड प्रॉमिस टू पे, मैं एग्री भी हूं और मैं प्रॉमिस भी करता हूं पेमेंट करने के लिए। आगे है मस्ट इन टर्म ऑफ मनी ओनली। सिप और सिप यहाँ पे पैसे का सवाल रहेगा, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ आई निखिल नाइक एग्री एंड प्रॉमिस टू पे डॉक्टर जैन सम ऑफ कैंसिल करके वहां पे वन फ्लैट और वन शॉप फॉर वैल्यू रिसीव। नो नो नो, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है। प्रॉमिसरी नोट हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, मनी ओनली। मस्ट पे इन सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, वहां पे कितना मनी है वो भी अमाउंट, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, आई निखिल नाइक एग्री एंड प्रॉमिस टू पे डॉक्टर जैन सम ऑफ 1000 रुपीज, कितने 1000, वो क्या लिखा, 1000 क्या लिखा, नहीं तो सम ऑफ लैक्स रुपीज, कितने लैक्स मेंशन करो, क्लियर मेंशन करो, सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट इज मस्ट कंटेन सर्टन पार्टीज, वहां पे पार्टीज रहनी चाहिए, बराबर है, पार्टीज रहनी चाहिए, पार्टी का नाम भी पूरा रहना चाहिए। ये भी मैं अभी बोल रहा हूँ ना डॉक्टर जैन, वो भी गलत बोल रहा हूँ, मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा डॉक्टर पुष्पेंद्र जैन, और अगर उनके फादर का नाम है तो और अच्छा रहेगा, वो भी मेरे को मेंशन करना जरूरी है। मैंने क्या बोला समझ में आया, मैं सिर्फ डॉक्टर जैन बोल रहा हूँ, वो भी एक्चुअली गलत है, बराबर, मेरे को पूरा बोलना पड़ेगा। मस्ट कर्टेन सर्टन पार्टीज के बाद मस्ट बी साइन बाय द मेकर, सब कुछ बनाया सब कुछ किया लेकिन मेकर ने साइन ही नहीं किया। अगर चेक पे साइन नहीं है तो चेक वैलिड है क्या, तो प्रॉमिसरी नोट के ऊपर अगर साइन नहीं रहेगा तो डियर फ्रेंड्स प्रॉमिसरी नोट का वैल्यू 0 है। आगे अदर फॉर्मेलिटीज लाइक डेट कंसिडरेशन एक्सेट्रा, वहां पे डेट रहनी चाहिए, बराबर है, और वहां पे क्या रहना चाहिए, प्रॉपर कंसिडरेशन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कंसिडरेशन। डेट का स्टैम्प मारा तो भी चलेगा, नहीं तो डेट हाथ से लिखा तो भी चलेगा, वहां पे कुछ इश्यू नहीं है। प्रॉमिसरी नोट मध्ये कोणाला काय डाऊट? निखिल, हाँ, the promissory note is issued by bank or someone else या हम लोग खुद बनाते हो फॉर्मेट? नहीं, फॉर प्रॉमिसरी वो नोट कहाँ से मिलता डॉक्टर है? हम लोग भी बना सकते हैं, हम लोग भी बना सकते हैं, उसके ऊपर अपने को स्टैंप भी लगाना पड़ता है। ओके ओके। हाँ, बट प्रॉमिस, नहीं मतलब ये इसमें फ्रॉड भी, अगर हम लोग बनाते तो हम लोग फ्रॉड भी कर सकते हैं, चीट भी कर सकते हैं, फेक कर सकते हैं ना। यस यस, तो लेकिन वो मैं बोल रहा लेकिन हूँ, लेकिन हाउ टू डॉक्टर चेक, डॉक्टर चेक मेरा नॉट फेक इट। मेरा हाँ मेरा सजेशन ये हाँ। रहेगा ना, इसमें प्रॉमिसरी नोट में आप अगर ये लीगल कंसल्टेंट एडवोकेट के पास से बनाते हो तो उसमें और लीगलिटी हो जाती है, बराबर है। मतलब आपने किसी के फ्रंट में बनाया, मतलब वहां पे किसी को लेके बनाया, तो वो क्या हो जाता है और उसको लीगलिटी मिल जाती है। बट ऐसा कुछ इशू नहीं होता है किधर से कि बैंक से हम लोग मिलता है नहीं नहीं फॉर्मेट, नहीं 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 तो नहीं नहीं, वैसा कोई इशू नहीं रहेगा। ओके ओके, ओके, थैंक यू। यस। अभी सबसे इंटरेस्टिंग और मैं तो बोलूंगा सबसे सबसे हम लोग बोलते हैं ना, आम्ही मराठीत म्हणतो वादाचा मुद्दा म्हणजे नॅशनलायझेशन ऑफ बँक्स, बराबर है। अभी आपको पता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये हा एकदम वादाचा मुद्दा है, सरकार ने जमा केला तो। ओके, अभी देखते हैं हम लोग क्या है कैसे है। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया to be nationalized was Reserve Bank of India, which happened in January 1949. Further, 14 other banks were nationalized in July 1969. Bank of India, PNB, PNB in the sense Punjab National Bank, and many others were part of this nationalization. अभी ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कैसे किया, तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक पहले डॉक्टर मैंने वहां पे बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये 1949 में, बराबर है,
क्या हुई, नेशनलाइज हुई। उसके बाद 14 अदर बैंक्स को क्या किया उन्होंने, नेशनलाइज किया इन 1969 में। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी एंड मेनी अदर्स बैंक वो नेशनलाइजेशन का पार्ट थी। अब ये नेशनलाइजेशन क्यों किया, तो सरकार को कंट्रोल चाहिए था बैंक में, बराबर है। सरकार को क्या चाहिए था, कंट्रोल चाहिए था। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, सरकार को पूरा नियंत्रण चाहिए था बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने पहले बैंक को राष्ट्रीयकृत किया, नेशनलाइज किया। और नेशनलाइज करने के बाद ऑटोमेटिकली जो कायदे में तरतूद थी, लॉ में तरतूद थी, उस हिसाब से उसका कंट्रोल सरकार के पास गया। मेरिट्स देखते हैं। रिमूवल ऑफ बैरियर्स, देयर वर नो लॉन्गर एनी बैरियर्स सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर्स। द एनेबल मैसिव क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन इन कस्टमर बेस आल्सो हेल्प टू इंप्रूव द सर्विसेज। इसमें कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स थे। नेशनलाइज, ये भी एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, बैंक जो थी वो खुद से एक्सपांड नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उनको पता है बिजनेस एक्सपांड किया, सरकार ने बिजनेस टेक ओवर किया। हम लोग अगर अपनी ब्रांचेस बढ़ाते हैं, सरकार का ध्यान है, सरकार सोचेगी इसको नेशनलाइज कर डालते हैं। तो ये भी एक बात थी वहां पे, इसीलिए बहुत सारे बैंक ने अपना खुद का प्रोग्रेस रोखा, स्वतःची प्रगती रोखली का, तर त्यांना नॅशनलाइज व्हायचं नव्हतं, त्यांना सरकारकडे कारभार द्यायचा नव्हता, बराबर। आगे देखते हैं। आगे, एनेबल द बैंक टू द वाइडन इट्स growth. There was no more concern for profitability and there was expansion in rural areas. सरकार ने नेशनलाइजेशन करने के बाद क्या किया, तो सरकार ने बैंक की जो कनेक्टिविटी थी ना, वो रूरल एरियाज में दे दी। क्या दे दी, रूरल एरियाज में, बराबर है। विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो एक्सपांडेड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वेयर क्रिएटेड। इकोनॉमी भी एक्सपांड हो गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्लियर हो गई, और इंडिया का जो रूरल एरिया था वो बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट हो गया। इसीलिए आज भी देखो, बैंक ऑफ इंडिया रहेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहेगी, इनकी पुरानी ब्रांचेस किधर है, पुरानी ब्रांचेस इनकी रूरल इंडिया में है। वाड़ा है, मोखाड़ा है, उस साइड पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बहुत ओल्ड ब्रांचेस है, बहुत ओल्ड ब्रांचेस। अगर अपने यहाँ पे देखते हैं तो हमारे यहाँ पे निर्मल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बराबर है, बहुत ओल्ड बैंक, बहुत ओल्ड बैंक। उनकी ब्रांचेस का नंबर भी देखा ना, 217 नंबर है, मतलब 217 ब्रांच है। और आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांचेस देखो तो हम लोग 1200 के ऊपर ब्रांचेस है, मतलब कितनी ओल्ड ब्रांच है देखो। तो वो लोग अंदर आते थे, रूरल एरिया में अपना ब्रांच का सेटअप करते थे। एक्सपांशन ऑफ ब्रांच नेटवर्क, ड्यूरिंग दिस लास्ट 28 years of nationalization, the branches of public sector banks रोज 800% फ्रॉम 7 to 19। तो उन्होंने नंबर्स वगैरह दिए, तो नंबर्स वगैरह अपने को ध्यान में इतने नहीं रखने हैं, और रखे तो क्लियर रखो, मैं सीधी बात करता हूँ। रखा तो एग्जैक्ट रखो, नहीं तो सीधा रखो कि आफ्टर नेशनलाइजेशन द ब्रांच नेटवर्क इन ओवरऑल इंडिया, पैन लेवल इंडिया, ओके, इज राइज, बराबर है, राइज हुआ, उसमें इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, और उसका फायदा किसको हुआ, कस्टमर को हुआ। किसको हुआ, कस्टमर को। सिंपल लिखो, मतलब वो भी मार्क्स अपने को मिल जाए, और ज्यादा डाउटफुल और कंफ्यूज वाला लिखने का नहीं। रीओरिएंटेशन ऑफ बैंक लेंडिंग, अभी देखो, एसेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्पेशली ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर्स इकोनॉमी। देखो, गवर्नमेंट का कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स था इकोनॉमी में, तो वहां पे लेंडिंग करना जरूरी था। तो यहाँ पे नेशनलाइजेशन के बाद ये लेंडिंग ऑटोमेटिकली चालू हो गया, विच हैड नॉट प्रीवियसली रिसीव्ड सफिशिएंट अटेंशन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। नेशनलाइज होने से पहले बैंकिंग सेक्टर में कुछ एरियाज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, जहां पे सरकार को उनको ध्यान दिलवाने का था, लेकिन बैंक ने दिया नहीं। तो बाद में क्या किया गया, वापस से रीओरिएंटेशन किया गया। क्या किया गया, रीओरिएंटेशन, ओके। अभी आगे, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, क्या ऑब्जेक्टिव रह सकता है, तो कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज। हम लोग बोलते हैं ना, उनकी मोनोपोलीज हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, मोनोपोलीज। अभी मोनोपोलीज मतलब क्या, सिंगल सेलर। बैंक में जाओ तो बैंक बोलेगी वैसा हम लोग करने का, हम लोग खड़े रहेंगे कस्टमर्स लोग, क्योंकि उनकी मोनोपोली है ना। क्या है, उनकी मोनोपोली है। सरकार को ये मोनोपोली कैंसिल करनी थी, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का था, और बैंक को दर्जा देने का था पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक बैंक, भारत सरकारचा एक उपक्रम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। आगे है एक्सपांशन ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर अर्बन में ही था, किसी को रूरल एरिया में जाने का नहीं, किसी को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्ट नहीं था। रूरल के लोग रहे या मरे, रूरल में एग्रीकल्चर को मदद मिले नहीं मिले, ये कुछ उनको पड़ी नहीं थी, लेकिन सरकार ने रूरल इंडिया को कनेक्टिविटी दी आफ्टर नेशनलाइजेशन। रिड्यूसिंग रीजनल इनबैलेंस, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, रूरल अर्बन, बराबर है, ये रीजनल इनबैलेंस था। क्या था, रीजनल इनबैलेंस। तो अर्बन में जितना फैसिलिटी है, उतना ही बैंकिंग सेक्टर का इकोनॉमिक से रिलेटेड रूरल में भी गवर्नमेंट देना चाहती थी। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो सेक्टर प्रायोरिटी थे, जैसे कि एमएसएमई सेक्टर अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे बैंक उसको क्या नहीं दे रही थी, बैंक उसको फंडिंग नहीं दे रही थी।
बहुत सारा क्रिटिकल प्रोसेस था। तो आफ्टर नेशनलाइजेशन सरकार ने उसके ऊपर ध्यान उनका खींच लिया। डेवलपिंग बैंकिंग हैबिट्स, और लोगों को बैंकिंग हैबिट्स डेवलप होना चाहिए, लोगों ने आना चाहिए। बैंक सिर्फ सेविंग से नहीं चलती है, बैंक लोन देने से और पैसा डिपॉजिट करने से चलती है। तो लोगों ने वहां पे पैसा डिपॉजिट भी रखना चाहिए, उनको एक बैंकिंग की हैबिट, सेविंग की हैबिट लगनी चाहिए। यही सरकार का क्या था, एम था। क्या था, एम। किसी को कुछ डाउट है? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स करके एक शॉर्ट नोट पूछा गया है 12 मार्क के लिए। डॉक्टर वंदना। हाँ लेकिन हाँ निखिल, यस। इसमें यू हैव मेंशन अबाउट ओनली 14 बैंक्स ना, हाँ बट टोटल 1986 में आई थिंक दे हैव मर्ज मोर 6 बैंक्स, टोटल 20 बैंक्स दे हैव हाँ मर्ज हाँ आई हाँ, थिंक। डॉक्टर राइट है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने 14 ही किए थे, बराबर। उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने टेक ओवर किए, वो उन्होंने ऐड किया उसमें। लेकिन उस मतलब एक टाइम जो था तभी उन्होंने 14 ही किया था ऐड। अभी अगर हम लोग हाँ देखते हैं ना, तो इनिशियली हाँ पब्लिक फर्स्ट सेक्टर, टाइम। हाँ अभी अभी डॉक्टर हाँ मर्जिंग भी बहुत हुआ ना, आंध्र मर्जिंग हुई। आज का सिनेरियो देखते हैं ना, तो यूनियन आंध्र मर्जिंग हो गई, बहुत सारे मर्जिंग भी हो गए, एक ही बैंक बन गई। हाँ तो like, हाँ, हाँ तो उस जैसे टाइम पे वो बड़ौदा नंबर बड़ौदा आपका, वो मशीन आपका किया राइट है डॉक्टर, आपका नंबर राइट है, वो नंबर आपका राइट है। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर हम लोग देखते हैं ना, तो सारा मर्जिंग करके उन्होंने नंबर बहुत कम किया हुआ है। अभी स्टेट बैंक ऑफ यस इंडिया का भी देखिए, हैदराबाद थी, त्रिवेंद्रपुर थी, मैसूर थी, सबका विलगीकरण किसमें किया, एसबीआई में किया। यस यस ओके, करेक्ट। आगे जाने का डियर फ्रेंड्स, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए, आगे जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बैंक यस लेंडिंग, बराबर। बैंक लेंडिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है, तो इसके लिए पीडीएफ ओपन करता हूँ। अभी देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बैंक लेंडिंग। पहले बैंक लेंडिंग क्या रहता है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेंड, लेंड मतलब क्या, लेंड मतलब बैंक जब भी लोन देती है, बैंक जब भी फंड अलोकेट करती है कस्टमर्स को एज पर देयर रिक्वेस्ट, बिजनेसमैन को, कस्टमर को, जिसको भी चाहिए, बराबर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंडिंग। लेंडिंग ऑफ फंड्स, फंड मतलब पैसा, इज द मेन बिजनेस ऑफ द बैंक। द मेजर पोर्शन ऑफ बैंक फंड इज एम्प्लॉयड बाय द वे ऑफ लेंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंक का प्रॉफिट किस में होता है, तो बैंक का प्रॉफिट लोन में होता है, डिपॉजिट में नहीं। आप जो डिपॉजिट देते हो उसके ऊपर से बैंक को फायदा वही होता है, आपके डिपॉजिट से घुमाए जाते हैं लोन में, वो कुछ अलग नहीं है। आप डिपॉजिट दिया 50 करोड़ का, बराबर, फॉर एग्जांपल मैंने 50 करोड़ से रखा, और वो पीछे से नवनीत आ गया और नवनीत ने बोला मेरे को 45 करोड़ का लोन चाहिए था, मैंने 5 साल के लिए रखा है। नवनीत को वो लोन ओके 5 साल के लिए दे देंगे, नहीं तो 10 ईयर्स के लिए दे देंगे, वो उनके पास प्रोविजन रहता है। तो लेंडिंग में बैंक ज्यादा कमाते हैं, किसमें, लेंडिंग में, लोन में। द लेंडिंग बैंकर इज अ बैंकर हु लेंड्स फंड्स टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बिजनेस के लिए यूज करने का है तो करो, कॉमर्स के लिए करने का है तो करो, नहीं तो इंडस्ट्री डालने के तो इंडस्ट्री डालो। टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। डॉक्टर आपकी रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, एज अ टीचर मेरी रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, वंदना आपकी रिक्वायरमेंट अलग रहेगी। प्रिंसिपल्स ऑफ बैंक लेंडिंग एंड साउंड लेंडिंग। पहला है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेफर्स टू कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। द मेजर पोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट इज रीपेबल ऑन डिमांड। आपको पता है एक प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने एफडी रखा, लेकिन मैं 2 साल के बाद गया और मैंने बोला मेरे को एफडी तोड़ने का है, मेरे को मेरे पैसे कल के कल चाहिए, सिग्नेचर वगैरह की दी, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी। बैंक के पास लिक्विडिटी है क्या, लिक्विडिटी मतलब क्या, उतना मेरे को देने के लिए कैश है क्या, कि बैंक मेरे को बोलेगी तेरा पैसा हमने नवनीत को घुमाया, ऐसे चलेगा नहीं, वहां पे लिक्विडिटी रहनी चाहिए। तो बैंक लेंडिंग करते टाइम सबसे पहला सोचती है अपने पास लिक्विड पैसा कितना है, हम लोग पैसा कितना तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ओके, देयरफॉर द बैंक मस्ट सी दैट एडवांसेस आर नॉट लॉक्ड अप बट कम्स बैक इमीडिएटली, बराबर। पैसा अगर देते हैं तो वो पूरा बराबर अपने को आना चाहिए लोन, अगर लोन लटक गया तो इनका एफडी 5 साल के बाद कैसे देंगे। आपको समझ में आ रहा है ना, वो एक बैलेंस रहता है, वो एक सीसो खेलते हैं ना, सीसो है, बराबर है। अगर एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे जाएगा, दूसरा नीचे गया तो दूसरा ऊपर जाएगा। तो ऐसा है डेपोजिटर वर्सेस लोन। आगे है सेफ्टी। सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग। बैंकर हैज टू सी दैट बोरोवर शुड बी एबल टू रिपे। इसीलिए आपका फ्लैट गिरवी रखो, आपका शॉप गिरवी रखो, बैंक वाले आते हैं एडवोकेट के लोग आते हैं, आजकल कैसा पैटर्न है, एडवोकेट के लेके आते हैं, बराबर। बैंक के पैनल पे जो भी वकील लोग रहते हैं उनको लेके आते हैं और बोलते हैं इसका सब चेक कर, 50 लाख का लोन देने का है इसको, प्रॉपर्टी 70 लाख की तो रहनी चाहिए। मतलब क्या है, बैंक अपना कल रिकवर करके ले सकती है। आगे है डियर स्टूडेंट प्रॉफिटेबिलिटी। In order to ensure sufficient profit, bank should employ its fund in genuine sources, which gives not only fair returns but also steady returns. अभी profitability मतलब क्या?
तो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब बैंक को भी कुछ कमाने का है ना, तो बैंक ने फंड ऐसा देने का जिससे बैंक को ये तो श्योरिटी रहना चाहिए कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को रिटर्न्स आएगा ही आएगा, बराबर है। और कुछ नहीं करने का है लेंडिंग करते वक्त, तो एक सीधा काम करो, जाके इन्वेस्ट करो। एक बैंक दूसरे बैंक में इन्वेस्ट करती है, ये आपको पता है? कभी बैंक का अहवाल देखा है? बेसिन कैथलिक, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, एक बैंक दूसरे बैंक में भी इन्वेस्ट करती है, एफडीज करती है, और उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन, अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय बैंक टू द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोन दे दो। लोन के भी टाइप्स रहते हैं, पर्सनल लोन रहता है, बिजनेस लोन रहता है, शॉर्ट टर्म लोन रहता है, लॉन्ग टर्म लोन रहता है, मीडियम टर्म लोन रहता है। तो डाइवर्सिफिकेशन पर्पस, अ बैंकर शुड ग्रांट एडवांस फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव पर्पस मतलब क्या? उससे कुछ होने वाला है, बराबर है। ऐसा कुछ रहेगा ना तो उसको लोन तुरंत दे दो। एक बिल्डर गया और बोला मेरा दो फ्लोर हो चुका है, आगे के फ्लोर्स के लिए मेरे को पैसा चाहिए, तो दे दो। वो प्रोडक्टिव पर्पस है। वो फ्लैट सेल होने के बाद तुरंत आपका लोन चुकाने वाला है, वो क्या आपका लोन रखने वाला नहीं है, बराबर है। लेकिन एक आदमी बोलेगा मेरे को जमीन लेके रखने का है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन मेरे पास ना थोड़ा पैसा कम गिर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आपके पास से ले लूंगा, और दूसरा मेरा जमीन है ना वो सेल होने के बाद, लेकिन वो लफड़े का काम है। समझ में आ रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ? पर्पस क्या रहना चाहिए? प्रोडक्टिव रहना चाहिए। उससे अगर उसको पैसा तुरंत आया तो आपको भी मिलेगा, और उसको अगर लेट आया ऑब्वियसली आपका पैसा वहां पे लटका रहेगा। Last is second last is security. Another guiding factor in bank advance is the security. When banker advances without security, he will run the risks. Obviously, आप जब भी सिक्योरिटी नहीं लेते हो और लोन देते हो तो आप वहां पे रिस्क ले रहे हो। एज अ मैनेजर, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप रिस्क ले रहे हो। इनकम जनरेटिंग पोटेंशियलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, banker has to see whether project for which money lent generate necessary funds to repay the loan. प्रोजेक्ट जो भी चालू किया है वहां पे डिमांड है क्या? फॉर एग्जाम्पल नालासोपारा स्टेशन के नजदीक किया है तो डिमांड है, अंदर किया है तो डिमांड है क्या, बराबर है। वहां पे लोगों का कैसा क्राउड है, क्राउड आएगा क्या, वहां पे फ्लैट लेंगे क्या, शॉप लेंगे क्या, वो बिल्डर पैसा देगा क्या। मैं सिर्फ बिल्डर का एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज अपने पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। ओके, आगे है टर्म ऑफ लोन। आप लोन का टर्म क्या रखने वाले हो, कितने साल का रखने वाले हो? 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, बराबर है। एक ध्यान में रखो, टर्म जितना कम उतना आप सेफ ज्यादा, टर्म जितना ज्यादा उतना रिस्क आपको ज्यादा। आगे है पब्लिक इंटरेस्ट। द बैंकर शुड ग्रांट एडवांसेस टू दोज इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर डेवलपमेंट इन कंट्रीज प्लानिंग प्रोग्राम। तो पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या? कभी कभी लोक हित के लिए भी आपको फंड देना पड़ता है। मतलब कोई इंडस्ट्री मांग रही है और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 5,000 लोगों को जॉब देंगे, आप हमें थोड़ा सा फंडिंग दोगे, लेकिन देने के लिए हम लोगों को 10 साल लगेगा, तो दे दो, जनहित में दे दो, पब्लिक के इंटरेस्ट में दे दो। ओके, तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे। क्या थे? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ बैंक लेंडिंग। एनी डाउट? अदरवाइज वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, बैंक रेट पॉलिसी। Yes, continue, continue. ओके ओके, अभी एक क्वेश्चन है, पहले पीडीएफ में देखते हैं। भाई ये सब थोड़ा मराठी में भी करके दिए हो यार। हाँ हाँ हाँ, मैं करके ट्राई करता हूँ। हाँ वंदना, अभी हम्म, बैंक रेट सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बैंक रेट पॉलिसी। ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है आज के अपना सेशन का लास्ट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दे दो। बैंक रेट, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट ये कौन सा रेट रहता है? आरबीआई कमर्शियल बैंक को फंड्स लेंड करती है। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को तुरंत पैसे की जरूरत है, कितना है? 4,000 करोड़ रुपए चाहिए। उन्होंने आरबीआई को बोला 4,000 करोड़, आरबीआई बोलेगी हम लोग फ्री में नहीं देंगे, हम आपके पास से क्या लेंगे, हम आपके पास से बैंक रेट लेंगे। क्या लेंगे? बैंक रेट मतलब क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, बराबर है। क्या लेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वो परसेंटेज आरबीआई फिक्स करती है। कौन फिक्स करती है? आरबीआई। आखिर माता पिता, बराबर, फादर एंड मदर ऑफ ऑल बैंक्स, वही फिक्स करेगी। एंड इंक्रीज इन बैंक रेट इज लाइकली टू इंक्रीज ऑल अदर इंटरेस्ट रेट एंड डिक्रीज इन द टोटल मनी सप्लाई। द टाइप ऑफ, ओके, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अभी इंक्रीज इन बैंक रेट इंक्रीज हो गया मतलब किसके लिए लोन महंगा हो गया? कमर्शियल बैंक के लिए लोन महंगा हो गया। क्या हो गया? कमर्शियल बैंक के लिए लोन महंगा हो गया, इसीलिए इंटरेस्ट रेट क्या हो गए? इंटरेस्ट रेट एंड डिक्रीज इन टोटल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? इससे डिक्रीज हो जाएगा। एक ध्यान में रखो, कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने लोन महंगा दिया, बराबर है। कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने लोन महंगा दिया,
तो आप मेरे को बोलो मनी का सप्लाई बढ़ेगा या मनी का सप्लाई कम होगा? तो मनी का सप्लाई कम होगा। आगे का पॉइंट, डिक्रीज इन बैंक रेट इज लाइकली टू डिक्रीज ऑल अदर इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज इन द टोटल मनी सप्लाई। बराबर है, ये तो एक्सपांशनरी और ये कॉन्ट्रैक्शनरी, बराबर। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका बैंक रेट क्या रहेगा, बराबर है। बैंक रेट, मॉनेटरी पॉलिसी और बैंक रेट के बीच में कैसा रिलेशन है? वाइस वर्सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है? वाइस वर्सा। वापस से मैं बोलता हूँ, मैं आरबीआई के पास से लोन लिया, बराबर है, लोन लिया और उन्होंने मेरे को रेट बढ़ाया, तो मार्केट में मैं मनी सप्लाई कम रखूंगा, बराबर है। और मेरे को उन्होंने रेट कम रखा, तो मार्केट में मैं मनी सप्लाई क्या रखूंगा? ज्यादा रखूंगा। क्या रखूंगा? ज्यादा। बैंक रेट, अभी वापस वही स्लाइड है, बराबर। अभी आते हैं डियर स्टूडेंट, तीन टाइप के क्रेडिट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीजनल। प्राइमरी क्रेडिट इज इश्यूड टू कमर्शियल बैंक्स विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। प्राइमरी क्रेडिट किसको इशू किया जाता है? तो जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, लास्ट 5 साल जिस बैंक को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है, उनको आरबीआई भी क्या करती है? आरबीआई भी आंखें बंद करके लोन देती है। डोंट वरी, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट द लोन कैन बी यूज फॉर। वो बैंक बिल्डिंग के लिए लोन यूज करे, वो बैंक कोई डोनेशन दे दे उस लोन से, आरबीआई को फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि उनका क्या है? उनका उतना रीपेमेंट करने का पावर है। सेकेंडरी क्रेडिट इज इशूड टू कमर्शियल बैंक्स एज do not qualify for primary credit because these institution are not sound। sound मतलब क्या? sound का मीनिंग क्या है? वो उस पोजीशन में नहीं है, पैसा देने के पोजीशन में नहीं है, बराबर है, रीपेमेंट करने के पोजीशन में नहीं है। देखो ना, एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। सॉरी हाँ, मतलब ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन बोलना जरूरी है इधर, तो ये पॉइंट रिलेट हो पाएगा। अपने आजू बाजू में बहुत सारे टाइप्स के लोग अपने से मिलते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, बराबर। लेकिन उन लोगों ने जब भी आपके पास कुछ पैसे की डिमांड की, बराबर है, तो देखो हर कोई हार्डवर्क करता है, आई नो दैट, बराबर। लेकिन ये पैसे देते वक्त आप देखो, एक छोटी बड़ी मदद ठीक है, लेकिन जब भी नंबर ऑफ अमाउंट बढ़ता है, तभी आप थोड़ा देखते हो कि उसका साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। फिलहाल के लिए उसका फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, लेकिन साउंडनेस है क्या उसमें? उसने मेरा पिछले बार जो लिया था सो एंड सो अमाउंट, वो रिपे किया है कि उसमें से भी बाकी है? अगर उसमें से बाकी है, तो मैं अभी उसको पैसा देने के लिए असमर्थ हूँ, बराबर है। हाँ, एक्सेप्ट मेडिकल, हाँ बच्चों, ये भी बोलते, सॉरी डियर फ्रेंड्स, एक्सेप्ट मेडिकल कंडीशन। अगर मेडिकल कंडीशन है तो उस टाइम पे आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं कुछ देखेगा। लेकिन वो बोलेगा मेरे को बिजनेस में डालने का है, मेरे को XYZ प्रोजेक्ट में डालने का है, तो मैं उसको सीधा बोलूंगा पहले तूने जो लोन लिया था वो पहले पेड कर, उसके बाद मैं नया लोन दे दूंगा। इज इट क्रेडिट? सेकेंडरी क्रेडिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी क्रेडिट। सीजनल क्रेडिट, as the name suggests, seasonal credit is issued to bank that seasonal credit, अभी seasonal credit के ऊपर just a minute, as the name suggests, seasonal credit is issued to bank that experience seasonal shifts in liquidity and reverses. This bank must establish a seasonal qualification with their respective reserve bank and be able to show these swings or recurring. Unlike primary and secondary credit rates, seasonal rates are based on market rates। बताता हूँ ये क्या है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर सीजनल क्रेडिट देखते हैं, मतलब इनको ना प्राइमरी और सेकेंडरी की जरूरत नहीं है, इनको सीजनल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, अभी बारिश होने के बाद कौन सा हंगामा आता है? बराबर है, तो बारिश होने के बाद लोग डायरेक्टली बारिश में तो ये लगाते हैं, राइस लगाते हैं, बराबर। मैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन एग्रीकल्चर खत्म होने के बाद लोग प्रॉपर, बराबर, ऑर्गेनिक और अनऑर्गॅनिक खेती चालू करते, बराबर आहे। खेत में धान्य लावायला चालू करतात, बरोबर आहे। आमच्या इथे पालक वगैरे वसईमध्ये भरपूर काय लागतं, भाजीपाला वगैरे। मग अशा वेळी त्यांना लोन लागतं, बराबर है। तो वो लोन के लिए अगर मेरे गांव के 200 लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गए, तो 200 लोगों के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ही साथ निर्मल ब्रांच लोन नहीं दे सकती है, बराबर है, दे सकती है। लेकिन उनको जो भी क्रेडिट लगेगा, तो वो कौन सा रहेगा? सीजनल क्रेडिट। ये सिर्फ निर्मल से गए रे, मेरे गांव से 200 लोग गए, बराबर। लेकिन ओवरऑल इंडिया से बारिश के बाद कितने एग्रीकल्चर से फार्मर्स लोग गए रहेंगे बैंक? तो इतने सारे फार्मर्स एक ही टाइम पे आए, तो बैंक को क्या सपना पड़ा था क्या कि हम लोगों को इतना पैसा रखने का है? तो वो बैंक क्या करेगी? सीजनल क्रेडिट डिमांड करेगी। कौन सा क्रेडिट? सीजनल क्रेडिट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सीजनल क्रेडिट। उनको उस सीजन के लिए पैसा चाहिए था, उन्होंने दे दिया, उन्होंने पर्पस भी बोला क्यों लोग ज्यादा लोन लेने के लिए आते हैं, बराबर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सीजनल क्रेडिट। कोई डाउट है बैंक रेट पॉलिसी में?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांस है. बैंक रेट पॉलिसी. यस, एनीवन? निखिल, येस. हॅलो. येस. मला फक्त एवढं सांग, की आता ह्याच्यामध्ये आपण केसेस कोणत्या मेन्शन करू शकतो? आता बघ, याच्यामध्ये मी केसेस कोणत्याच घेतलेल्या नाहीयेत, कारण मी जेव्हा टीचिंग करतो तर आम्हाला SY BCom ला एवढं केस वगैरे ज्योती नसतं. तर केस थोडंसं तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागेल. मी तुम्हाला क्वेश्चनचा साचा देऊ शकतो पूर्ण शिकवून, बरोबर आहे. आता केसेस मध्ये म्हणजे कसं ह्याच्यात असतं, केसेस आहेत ह्याच्यात ना? शोधावे लागतील, आपण शोधावे फाइंड आउट लागतील. करून शोधून लिहू हा शकतो हा, आपण. लिहू शकतो, लिहू ओके. शकतो. केसेस तुम्ही लिहू शकता, काही अच्छा, मग प्रॉब्लेम आपण नाहीये. इंटरनॅशनल लेवलला असतात त्या पण आपण लिहू शकतो ना? नको, इंटरनॅशनल म्हणजे लेवलच्या नका लिहू, फॉर नको इंडियाच्याच लिहा, कारण आपल्या, सॉरी इंडियाचे थोडंसं आउट ऑफ द सिलेबस जाऊन बोलतोय. आपले तेवढे म्हणजे हे पण अपडेटेड पाहिजेत फॅकल्टीज, बरोबर आहेत. कारण मागच्या वेळी एक अनुभव मी, वंदना आणि डॉक्टरने घेतलेला आहे, आणि मला वाटते लिओनाच्या फ्रेंडनी लिओनाला सुद्धा सांगितलेला आहे तो अनुभव काय होता तो. बरोबर. तर तर मला वाटतं की तो म्हणजे जाऊ द्या, तो बाहेरचा मुद्दा आहे. पण ज्योती, मी तुला फक्त एवढंच सजेस्ट करेन, आपल्या इंडियातल्या सुप्रीम हां. कोर्टाच्या, हायकोर्टाच्या, चेन्नई कोर्ट असेल आपलं, दिल्ली असेल, मुंबई ओके. असेल, बरोबर, यांच्या जेवढ्या तू हं. लिहिशील ना, आणि जेवढं मेन्शन करशील, हां. अहमदाबाद, मुंबई अंडरलाईन करशील, तेवढं हं. बेस्ट आहे. बस. अच्छा, अच्छा. ओके, ओके. थँक यू निखिल. येस. बाकी कोणाला काय डाऊट? नाही, नाही. म्हणजे खूप छान समजावलं. मस्त वाटलं. नाही नाही, काय नाही. क्वेश्चन पेपर भी पास आओ. नाही नाही, आज Thank you, थोडंसं Vandana. थोडंसं घाईतच झालं, कारण थोडंसं तरी तुम्ही रात्री सगळे जॉईन झालात. उद्याला पुन्हा एक दिवस मी प्रिपरेशनला घेईन. ओके, आपण सॅटर्डेला भेटतोय. सॅटर्डेला दुसरा पेपर घेऊन भेटतोय. असं करून आपण 15 तारखेपर्यंत बँकिंग ओव्हर करायचंय. 15 तारखेनंतर आपण इन्शुरन्स चालू करतोय. ओके फ्रेंड्स? ओके. डन, हो, डन, डन. चालेल. ओके ओके. थँक यू Okay, सो करा thank मच you. करा दिल निखिल. सर, तुमच्यामुळे आम्ही पास काय नाही, काय नाही, असं हो. काहीच नाही. चला चला. ओके, गुड नाईट. ओके. सगळ्यांना गुड बाय. नाईट. गुड चला, गुड नाईट, नाईट गुड नाईट. एव्हरीवन. बाय बाय. बाय. गुड बाय. नाईट. 2-3 नोट्स पाठव गं बाई. हो हो हो. हो बाई, पाठवते, पाठवते. हो, हो. चल.